बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल गुड और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया से चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे गेमेटोजेनेसिस क्या होता है इन मेल। और ये सेशन बोथ लैंग्वेज में चल रहा है तो चलेगा वैसे ही। और आपकी पेज बाई पेज सीरीज तो चल ही रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि कल का लेक्चर क्योंकि छूट गया तो आज फिर से रेगुलर चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपके साथ पंकज कश्यप, तो आपका ये बहुत बहुत प्यारा सा। चलिए शुरू करते हैं। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है। गेमेटोजेनेसिस मेल में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मास्टर तुम काहे लिए इतना बकवास कर रहा है। चलो बताते हैं। चलिए गेमेटोजेनेसिस आपको पता ही है। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है। गेमेट के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है। गेमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक निर्माण को क्या बोला जाता है। युग्मक जनन बोला जाता है। गेमेट के फॉर्मेशन को गेमेटोजेनेसिस आपको पता ही है। अब मेल में गेमेटोजेनेसिस कब होता है भाई। मेल में गेमेटोजेनेसिस कब होता है, टाइम पीरियड बताइए, सारा चीज बता दिया गया है। तो मेल में प्यूबर्टी के टाइम में होता है, पता ही है। चलिए हम शुरू करते हैं। और मेल में क्या होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस याद रखिएगा। क्यों स्पर्मेटो, क्योंकि मेल में क्या होता है कि स्पर्म होते हैं, इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। शुक्राणु जनन, हिंदी में बोले शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन। समझ में आ रहा है। सारे चीज का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी। अभी ये शुक्राणु जनन आपको पता है। स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु के निर्माण को क्या बोला जाता है। शुक्राणु के निर्माण को क्या बोला जाता है, शुक्राणु जनन। समझ में आ रहा है। ओके क्लियर हो गया। अभी होता कब है तो लिख दीजिएगा यहाँ पर। ये कब होता है तो प्यूबर्टी के टाइम में। कब होता है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है जब लैंगिक परिपक्वन होता है। क्या होता है प्यूबर्टी, क्या होता है लैंगिक परिपक्वन होता है। मतलब एक अब लड़का या एक लड़की क्या होती है कि जब मेच्योर होती तो उसे क्या बोला जाता है कि लैंगिक परिपक्वन। और चीजें क्या उससे बोला जाता है तो जैसे में लोकल में जवानी बोला जाता है, उससे ही बोला जाता है। तो सारी चीजें आपको डिटेल में क्लियर कराया जाएगा। और यहाँ पर मेरे बहुत सारे ज्ञानी बच्चे हैं जो पहले से ही जानते हैं। तो चलिए इसको जान लिया जाता है। प्यूबर्टी के टाइम में होता है, ये पता ही है। अब यहाँ पर गेमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस से दोनों नाम आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है। अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे भाई। अब बताइए स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारा जो स्पर्म होता है, स्पर्म में क्या होता है कि गुणन होता है, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो एक और ये चरण आता है तो उसमें क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है। गुणन या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होता है। अब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या होता है कि ये जो स्पर्म है क्या बनते हैं, स्पर्म क्या बनते हैं भाई। आपको पहले पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था स्पर्म क्या बनते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या होते हैं, तैयार होते हैं। जब इसमें क्या होता है कि गुणन होगा, जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, ये स्पर्मेटोगोनिया में क्या होंगे, स्पर्मेटो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया या गोनियम होता है, जैसे कि गोनियम भी लिख देता है कहीं कहीं। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है कि ये तैयार होता है। अब ये स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है कि वृद्धि होती है। क्या होती है कि वृद्धि होती है। जैसे इसमें ग्रोथ होता है तो आगे चलकर ग्रोथ होने के बाद ये बन जाता है हमारा, ये लिख दिया जाता है कि वृद्धि या वृद्धि या ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ होने के बाद क्या बनता है ये
तो ये बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटो स्पर्मेटोसाइट। समझ में आ रहा है? जब भी क्या होगा कि गुणन होगा, जब भी गुणन होने के बाद ये हमारा स्पर्मेटोजेन गोनियम बनेंगे या स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। और इसमें क्या होगा, इसका एक और चरण आता है, तो ये क्या होता है कि वृद्धि करता है, विकास करता है। विकास करने के बाद क्या बनता है, तो ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। अब ये प्राइमरी, इसका गुणन स्तर भी दिया है, इसका गुणन स्तर ये क्या है 2n। यहाँ पर ये क्या होते हैं भाई, ये भी 2n होते हैं। ये डिप्लॉइड होते हैं, ये भी क्या होता है 2n होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है कि मियोसिस होता है। इसमें तो लिख दिया जाता है माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस, माइटोसिस मतलब कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। समझ में आ रहा है? ये समसूत्री विभाजन, इसमें भी समसूत्री विभाजन, ज्यादा लिखा नहीं जाएगा, इसको समझ लिया जाएगा। आप लोग बस इसको बढ़िया तरीके से नोट में आप इसको नोट्स बनाते रहिए, नोट करते रहिए। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ये तो होता है कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ पर ये 2n हुआ। बट अब यहाँ पर क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, मियोसिस, मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है, मियोसिस डिवीजन। ये अर्धसूत्री इसमें विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें क्या होते हैं कि दो दो क्या बनते हैं भाई, यहाँ पर एक और दो, इसे बोला जाता है सेकेंडरी, सेकेंडरी स्पर्मेटो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है कि डिवीजन होता है, गुणन होता है, तो क्या होता है भाई, डिवीजन होने के बाद क्या बनता है, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब फिर क्या होता है यहाँ पर कि इनकी गुणसूत्र क्या हो जाती है, केवल n रह जाती है। यहाँ पर भी n रह जाती है। ये यहाँ पर 46 गुणसूत्र की संख्या, यहाँ पर भी 46, और आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर भी 46 तो लिख दिया गया। अब यहाँ पर क्या होती है कि फिर इसमें मियोसिस डिवीजन होती है। क्या होती है, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन के बाद क्या होता है कि इसमें चार क्या होते हैं, चार अगुणी स्पर्मेटेड बनते हैं। ये सारी चीज हो गया, यहाँ पर नोट करा दिया जाता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, समझ में आ रहा है? इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है कि फिर मियोसिस डिवीजन होता है, फिर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्ध अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या बनते हैं, चार अलग अलग क्या होते हैं, यहाँ पर अलग अलग चार क्या बनते हैं, स्पर्मेटेड बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर चारों लिख दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पर जो स्पर्मेटेड बनते हैं, स्पर्मेटेड बनते हैं। अब ये स्पर्मेटेड क्या होते हैं कि अगतिशील होते हैं। क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। अब ये गति की अवस्था में कब आएंगे, तब क्या होता है कि इस स्पर्मेटेड में जो ये इनकी जो सर होती है, ये सर्टोली सेल के कोशिका में क्या होती है, धंसी हुई होती है। वहां से क्या होते हैं कि ये
न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रेटिव होते हैं, तब क्या होते हैं कि ये मोटाइल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर स्पर्मेटेड क्या होते हैं कि जब गतिशील होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस होता है। क्या होता है भी? स्पर्मियोजेनेसिस होता है। पूछेगा आपसे, साधारण पूछेगा, जब जब स्पर्मेटेड गतिशील होते हैं, गति की अवस्था में आते हैं, मोटाइल होते हैं, तब उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? तो ये होते हैं अगतिशील अगतिशील स्पर्मेटेड। अब ये अगतिशील स्पर्मेटेड क्या होते हैं? मोटाइल या गति की अवस्था में आते हैं, मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, गति में आते हैं, गतिशील 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 होते हैं। तब इन्हें क्या बोला जाता है? गति की अवस्था में आते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? सारे चीजें देख लिया जाए, ब्लरिंग नहीं कर रहा है। ओके, नीचे वाला तो थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रहा है। हो गया हो गया हो गया। मेरे बहुत सारे ज्ञानी बच्चे हैं जिनके बैल बुद्धि और खाली खोपड़ी में तो जा नहीं रहा होगा। फिर से इसको रिवाइज करा दिया जाता है, फिर से इसको बता दिया जाता है। यहाँ से देखिए, मेल में क्या होते हैं भाई? तो स्पर्म होते हैं, इनके गैमेट क्या होते हैं? स्पर्म में होते हैं। तो स्पर्म में क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। मतलब कि स्पर्म क्या होते हैं कि बनते हैं। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जन्म। अब ये कब होता है? जब क्या होता है? लैंगिक परिपक्वन, जब जवानी आती है तब क्या होता है? तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब यहाँ पर इस स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। अपनी संख्या को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि ये बन जाते हैं स्पर्मेटोगोनियम। मतलब कि स्पर्मेटोगोनियम बोले या स्पर्मेटोगोनिया बोले, एक ही बात है। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है? ग्रोथ होता है। अब ग्रोथ होने के बाद क्या होता है कि ये ग्रोथ होने के बाद ये बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी प्राथमिक क्या होते हैं? स्पर्मेटेड बनते हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है कि डिवीजन होता है। डिवीजन होता है मियोसिस। मियोसिस होने के बाद ये क्या बनते हैं भाई? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। क्या बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें कौन सा डिवीजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। ये एनसीईआरटी से पूछेगा नहीं, मैं बना सकते हैं नीट में क्वेश्चन, ये सारे बना सकते हैं। अब इतना इजी नहीं रह गया, आपको पता ही है नीट इतना इजी नहीं रह गया क्वेश्चन पूछने वाला, तो आपको वैसे ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। बट सारी चीज को आपको क्लियर बाई लाइन बाई लाइन बता दिया जाता है सारी चीज को। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या होता है? 4 अगतिशील स्पर्मेटेड बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 अगतिशील स्पर्मेटेड बनते हैं। अब इस स्पर्मेटेड क्या होते हैं कि जब गतिशील होते हैं, जब मोटाइल होते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। मतलब कि जब गति की अवस्था में आते हैं, जब मोटाइल होते हैं, तो इन्हें इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। समझ में आया? सारे क्लियर हो गया? सारे कॉन्सेप्ट ओके। अब यहाँ पर होता क्या है कि अब ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु है, ये क्या करते हैं कि हम जो नर्स सेल है, नर्स सेल की ओर क्या होती है? इनकी मुंडी होती है। नर्स सेल में क्या होते हैं? अपनी मुंडी को धंसाते हैं और क्या करते हैं? उसमें से न्यूट्रिशन लेकर, उसमें से क्या लेकर? न्यूट्रिशन लेकर जब बाहर निकलते हैं, जब बाहर निकलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं, मेल जर्म सेल से होता है वो सेमिनिफेरस जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उससे बाहर निकलते हैं, तब उसे क्या बोला जाता है? जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और बहुत सारे बच्चे हैं जो ये पढ़ चुके हैं, जानते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं।
निकलते हैं उन्हें बोला जाता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? स्पर्मिएशन बोला जाता है। और आपको और सारी चीज बताइएगा, बट कंसिस्टेंट होकर सारी चीज को कवर करिए। और सारी चीज हो गया यहाँ पर, हो गया। ओके, चलिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए ओके। अब ये तो हो गया, आपको सारे चीजें क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि स्पर्मिएशन क्या होता है। जब स्पर्म क्या होते हैं कि सर्टोली सेल से अपनी मुंड, तो वो वाला डायलॉग है प्रेस रावल वाला कि डांडिया में तेरा जुदाई सह सकता हूँ, तो वही वाला है बात। डांडिया जो इसके और भी जो फ्रेंड व्रेंड है वो सब क्या होते हैं कि इससे विदा लेते हैं, तो वही है। हो गया। और मेरे बहुत सारे कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो सारी चीज को कवर कर रहे हैं। चलिए हो गया। ओके, अब हम थोड़ी सी क्या देख लेते हैं, शुक्राणु जनन का नियमन देख लेते हैं। क्या देखते हैं? हार्मोनन हार्मोन के हार्मोन उसकी क्या करती है, नियमन कैसे करती है, उसकी कंट्रोल कैसे करते हैं, वो सारी चीज कैसे देखते हैं। शुक्राणु जनन के नियमन। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन का नियमन हो गया। शुक्राणु जनन का नियमन मतलब कि कोऑर्डिनेशन इसके देख लेते हैं, इसकी कंट्रोल कैसे करते हैं, हार्मोन कैसे इसकी कंट्रोल करते हैं, ये सारी बातों को हम डिस्कस कर लेंगे। सारी चीजें हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में यस सर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब शुक्राणु जनन के नियमन में सबसे पहले हमारे पास अगर कोई भी बोलता है कि शुक्राणु जनन का नियमन, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, तो हाइपोथैलेमस ही आना चाहिए। क्यों? हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, सारी चीज के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है। तो हाइपोथैलेमस ही पहले क्या देते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है भाई, तो हाइपोथैलेमस जीएन क्या करता है, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, सिक्रीट करता है। और बोलता है कि जाओ अब क्या करो कि तुम अग्र पीयूष ग्रंथि पर जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, इंटीरियर पिट्यूटरी पर क्या होता है, GnRH ग्रोथ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, तो अग्र पीयूष ग्रंथि पर, अग्र पीयूष ग्रंथि पर या एंटेरियर प्यूटिटरी, अग्र पीयूष ग्रंथि पर क्या होता है, जाता है। और अग्र पीयूष ग्रंथि से क्या निकालता है, तो दो और हार्मोन क्या करता है, सिक्रीट कराता है। एक एलएच कराता है और एक क्या कराता है, एफएसएच। एलएच क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक क्या करता है, फोलिकल, फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या कराता है, सिक्रीट कराता है। अब ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये डायरेक्ट एलएच हार्मोन क्या करता है कि जाकर और एंड्रोजन, एंड्रोजन जो होता है, एंड्रोजन को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। एंड्रोजन को इन्फॉर्म करता है जिससे टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, निकलने लगता है। और ये एलएच क्या होता है कि लेडिक सेल पर क्या होता है, लेडिक, लेडिक सेल पर क्या कराता है, जाकर अपना प्रभाव दर्शाता है। एलएच क्या करता है, लेडिक सेल पर अपना प्रभाव दर्शाता है। और लेडिक सेल से क्या होता है, तो एंड्रोजन, एंड्रोजन से क्या निकलता है, टेस्टेस्टोरोन। और टेस्टेस्टोरोन क्या करता है, तो ये जाकर और ये शुक्राणु जनन का क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन
स्पर्म बनाने का काम कराता है, किससे? तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या करता है? शुक्राणु जनन कराता है, जाकर क्या कराता है? तो शुक्राणु जनन कराता है, शुक्राणु बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। इससे लेडिक सेल पर पड़ता है। लेडिक सेल क्या करती है भी? तो टेस्ट एंड्रोजन निकलते हैं, एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जिससे स्पर्म की फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु जनन होता है। समझ में आ रहा है? और एसिस क्या करता है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये करता क्या है? तो ये अपना प्रभाव क्या नर्स सेल पर, यानी सर्टोली सेल या नर्स सेल पर क्या करता है? नर्स सेल पर अपना प्रभाव दर्शाता है। नर्स सेल से क्या निकलता है? तो कुछ कुछ क्या करते हैं? वृद्धि कारक, वृद्धि कारक, ग्रोथ, ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं। क्या? ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं। और ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं? तो ये आपको पता ही है कि जो अगतिशील शुक्राणु है, अनमोटाइल ये है शुक्राणु है, उसको क्या करता है? मोटाइल स्थिति में करता है। तो इसे क्या बोला जाता है? स्पर्मिएशन होता है। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन या स्पर्मियोजेनेसिस होता है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस होता है। जो अगतिशील शुक्राणु है उसे गति की अवस्था में मोटाइल स्थिति में करता है, तो उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है, स्पर्मिएशन नहीं। स्पर्मिएशन तो स्पर्म वहां से निकलता है, और यहाँ से क्या होता है? स्पर्म इसमें से मुंडी लगाकर, और क्या होता है कि बाहर निकलता है। बाहर निकलकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होता हुआ बाहर जब निकलता है, उससे क्या बोला जाता है? स्पर्मिएशन बोला जाता है। तो स्पर्मिएशन भी समझ में आ गया। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन भी समझ में आ गया। स्पर्मिएशन क्या होता है? जब अगतिशील शुक्राणु क्या होते हैं कि सर्टोली सेल से पोषण लेकर बाहर निकलते हैं, मोटाइल स्थिति में होकर बाहर निकलते हैं, तब क्या कहलाता है? तो इसे स्पर्मिएशन कहलाता है। कहाँ से? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से उधर से होता हुआ निकलते हैं बाहर। समझ में आ रहा है? सारे चीज क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ओके। और हाँ, ये जो अगतिशील शुक्राणु है ना, इसकी मुंडी क्या होती है कि जो सर्टोली सेल है उसके अंदर क्या होती है? धंसी हुई होती है, ये चीज है। तो ये सारे चीज हो गया, हो गया क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए, सारे हो गया तो फिर से एक बार समझा दे देता है। शुक्राणु जनन का नियमन कौन करता है भाई? सबसे पहले हाइपोथैलेमस के पास ये सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हाइपोथैलेमस क्या करता है? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन छोड़ता है, किस पर? तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एलएच और एफएस। एलएच क्या करता है? तो एलएच आपको लेडिक सेल पर प्रभाव अपना दर्शाता है, जिससे क्या होता है कि लेडिक सेल से एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं और शुक्राणु जनन का नियमन होता है। और यहाँ से एफएस क्या करता है? तो एफएस सर्टोली सेल पर अपना प्रभाव दर्शाता है, और कुछ वृद्धि कारक फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं, और ये क्या करते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कराते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद क्या होता है? मोटाइल स्थिति में आने के बाद क्या होता है कि ये शुक्राणु सर्टोली सेल से अपना मुंडी बाहर निकलकर सेमिनिफेरस से बाहर होता हुआ बाहर निकलते हैं, इसे स्पर्मिएशन बोला जाता है। सारी चीज क्लियर हो गया? हो गया? ओके, 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 सारी चीज तो क्लियर हो गया। तो चलिए, अब थोड़ी सी ओके स्पर्म की देख लेते हैं। स्पर्म की शक्लें वकले देख लेते हैं, यानी शुक्राणु की शक्लें देख लेते हैं। आपको पता ही है। अब यहाँ पर स्पर्म में क्या होता है कि भाई, पहले तो स्पर्म का आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले हेड आता है। क्या आता है? हेड आता है। समझ आ रहा है? हेड। उसके बाद क्या आता है भाई? ट्रंक, मिडिल पीस, और उसके बाद क्या आ जाता है? टेल आ जाता है, पूंछ आ जाता है। वैसे तो सबका ही पूंछ था,
लेकिन गॉड ने हटा दिया कि अब तेरा ये काम नहीं। अब यहाँ पर हेड में क्या आ जाता है, हेड में आपको पता ही है कि हेड में आ, केंद्रक होते हैं, केंद्रक। और यहाँ पर क्या होते हैं भाई, एक्रोसोम। एक्रोसोम केंद्रक। अब केंद्रक में पता ही है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भर भर के होता है। क्या होता है, भर भर के जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें कोई। तो इसमें अगुणित क्या होता है, हेप्लोइड अगुणित, इन लिख देते हैं, मतलब कि हेप्लोइड क्या होते हैं कि डीएनए, डीएनए होते हैं हेप्लोइड डीएनए केंद्रक में। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर डीएनए क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, सारा तो काम वही करता है। अब यहाँ पर कुछ शकले वकले भी बना देंगे, अभी तो नहीं बनाएंगे लेकिन। अब यहाँ पर क्या है कि एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम में लिखा है कि एक्रोसोम सबसे बड़ा लाइसोसोम होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा लाइसोसोम होता है, जो जल अपघटीय एंजाइम क्या करता है, सिक्रेट करता है। जल अपघटीय क्या करता है, एंजाइम सिक्रेट करता है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है, जल अपघटीय, अपघटीय एंजाइम, एंजाइम समझ में आ रहा है, एंजाइम क्या करता है, सिक्रेट करता है। ये क्लियर हुआ क्रिस्टल। ओके। अब ट्रंक के बारे में देख लो, तो ट्रंक में ज्यादा नहीं है, ट्रंक के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं हमारे एनसीईआरटी ने, बट ट्रंक में क्या थोड़ी सी बातें हैं, एक बार और देख लिया जाए। ओके ओके ओके, चलिए ठीक तो है। तो ट्रंक में क्या है कि ट्रंक में लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के बारे में बोला है, तो लाइसोसोम उतना है नहीं, हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं दिया है तो नहीं दिया है, मतलब कि नहीं पूछा। आपको पता ही है कि एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है हर एक एग्जाम में, वो चाहे आपको ये नीट का हो, कोई भी हो पैटर्न आप ले लीजिए, कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, आपको एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है। मिडिल पीस के बारे में दिया है, मिडिल पीस में क्या है, तो ये बोला है इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। समझ में आ रहा है। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपको पता ही है, 11th क्लास में आपको पढ़े हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है मेरे बाबू। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होते थे, माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये एक ऊर्जा गृह होता है। क्या होता है, ये पावर हाउस होता है, सेल का क्या होता है, पावर हाउस होता है किसी भी सेल का। अब ये पावर हाउस क्यों इसमें होता है, तो इस जो यहाँ पर आपको अब शक्लें बनाएंगे स्पर्म की, कुछ शक्लें। ओके, यहाँ पर एक कैप होता है, एक कैप होता है, समझ में आ रहा है। ये कैप होता है एक्रोसोम, जो क्या करता है कि प्रस्फुटन में क्या करता है कि फाड़ने में मदद करता है। किसको, तो जो एक कोशिका होती है उसको फाड़ने में यही मदद करता है। क्या करता है, यही एक्रोसोम मदद करता है। समझ में आ रहा है। तो ये कैप लाइक होता है। अब यहाँ पर आपको इतना तो हो गया। अब ये जो टेल है, इसकी पूंछ है, इस पूंछ की मदद से क्या होता है कि पूंछ के मदद से ही हमारा जो स्पर्म है आगे बढ़ता है, पता है। तो ये पूंछ को क्या करता है कि आ, हिलाने डुलाने में, पूंछ की मूवमेंट में, लोकोमोशन में क्या करता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो क्या करता है, एनर्जी, एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसको, टेल को, कि तुम पूंछ को क्या करो कि उसको पूंछ, उससे ही तो भगना है, जाना है। अब यहाँ पर ये सारे चीज हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ को, टेल को हिलाने डुलाने मूवमेंट में, ये टेल के बारे में हो गया। तो ये सारे चीजें आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, फिर से एक बार रिवीजन कर दिया जाता है। केंद्रक होता है, केंद्रक हेड में क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं कि अगुणित डीएनए क्या होते होते हैं। अब होते हैं प्लॉइड डीएनए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये एक एक्रोसोम आता है, एक्रोसोम क्या होते हैं, सबसे बड़े लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम क्या होता है कि ये इसमें जल अपघटीय एंजाइम होता है, जो क्या करता है कि एक कोशिका को फाड़ने और प्रस्फुटन में क्या करता है कि मदद करता है। अब फिर मिड
पार्ट की बारी आ गई। तो मीट में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके टेल के लिए होता है, क्योंकि ये ऊर्जा देगा तो टेल को मिलेगा, टेल को मिलेगा तो मूवमेंट होगी अच्छे से। समझ में आ गया? ओके, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑल ओके। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी और भी देख लेते हैं, और बढ़िया तरीके से नोट्स को बनाते रहिए भाई। अब दिया है क्या कि पर इजाकुलेशन में पर पर इजाकुलेशन में कितने स्पर्म निकलते हैं? पर इजाकुलेशन प्रति स्खनन में कितने स्पर्म निकलते हैं? तो 200 से 300 मिलियन। कितने? 200 से 300 मिलियन। 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। अब क्या ये सारे स्पर्म जाकर एक को फर्टिलाइज कर देते हैं? एक एक को सारे स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज कर देंगे? नहीं। क्या करते हैं? एक ही स्पर्म एक एक को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। अब एक एक जो होता है उसकी शेप भी बढ़िया होगी, उसकी साइज भी बढ़िया होगी, मोटाइल भी होगा, तभी ना कर सकता है। नहीं तो बहुत सारे रेस होता है इसमें, इस रेस में बहुत सारे स्पर्म होते हैं। तो क्या करते हैं कि बहुत सारे स्पर्म में से कोई एक ही जीतता है। अब इसमें से 60%, 100 में से 60% की क्या होनी चाहिए? तो शेप सही होनी चाहिए। अब इस 60% में से कितने? तो 40, 60 को 100 मान ले, तो इस 40% में क्या होना चाहिए? शेप भी सही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मोटाइल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोटाइल भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक गतिशील भी होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी। और यहाँ पर क्या है कि जो सेमाइनल सेमाइनल प्लाज्मा होता है, सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा में जब क्या किया जाता है? स्पर्म को मिला दिया जाता है, तब क्या बनता है? तब सीमेन बनता है, या बोले तो वीर्य बनता है। समझ में आ रहा है? स्पर्म को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? वीर्य बनता है। अब यही जो स्पर्म है ना, ये क्या करता है? फ्लोटिंग करता है। जो सेमाइनल प्लाज्मा है वही फ्लोटिंग करता है, पूरा फ्लोटिंग करता है, मन भर जी भर करता है। तो यहाँ पर सेमाइनल प्लाज्मा की सिक्रेशन भी कौन करता है भी? सेमाइनल प्लाज्मा का तो काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, उसके बाद सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, और प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ में आ रहा है? ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा का सिक्रेशन करते हैं। तो आई होप वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी, बच्चे जुड़ेंगे तो बढ़िया भी लगेगा। और आपको सारी चीजें पेज बाय पेज सीरीज चल रहा है, बताया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? पढ़ते रहिए, फ्री में अब चल रहा है कोर्स। और जो भी बच्चे हैं उसे भी जुड़िए। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आपको मेल में देख लिया गया, फीमेल में हम देख लेंगे। फीमेल के सारे चीज फोलिकल वोलिकल सारा दे, एंट्रम सेंट्रम सारा देख लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।